इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लुसेंट सामान्य ज्ञान की बुक, जो कि बीपीएससी 67th प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। इसके अलावा आप क्राउन पब्लिकेशन की जो जीके की बुक आती है उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने जो है लुसेंट सामान्य ज्ञान की बुक पढ़ी थी, और इसका यूज ये होता है कि पहले आपको जो है समय के अनुसार, अगर आपके पास स्पेक्ट्रम की किताब है या बिपिन चंद्रा की किताब है या एनसीईआरटी की किताब है और आपके पास समय है, तो पहले आप वो पढ़िए। और उसको पढ़ने के बाद आप जो है रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए, एग्ज़ाम के दिन तो आप पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम को रिवाइज कर नहीं सकते हैं। तो लुसेंट की बुक, क्राउन पब्लिकेशन की जीके बुक, घटना चक्र समथिंग, है ना, ये सब को जो है आप क्विक रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है किसी भी टॉपिक को। तो आज जो है वो हम लोग देखेंगे कि मोटा मोटी एंसेंट हिस्ट्री को, जिससे कि बीपीएससी प्रीलिम्स में लगभग 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आपको एंसेंट के कौन कौन सा सेक्शन को पढ़ना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो मेरे अनुसार इम्पोर्टेंट लगेगा वो मैं एरिया बता देता हूँ, और वो आप देख लेंगे, उसी को आप रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, कई लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि केवल लुसेंट की सामान्य ज्ञान बुक को पढ़ने से क्या हो जाएगा। तो देखिए, कामचोरी मत कीजिए, कामचोरी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। समय है तो आप कॉन्सेप्ट बनाइए, स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा एनसीईआरटी की बुक पढ़िए। समय नहीं है तो आप कर भी क्या सकते हैं, तो लुसेंट की बुक पढ़िए। और मैंने बुक लिस्ट वाली वीडियो में बताया था कि ये शॉर्टकट लेकिन रिस्की मेथड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लुसेंट की सामान्य ज्ञान पढ़ने से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम जो है एंसेंट हिस्ट्री में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कि आपको पढ़ने चाहिए 67 बीपीएससी पीटी के लिए, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है इसकी ऑनलाइन वर्जन को डाउनलोड कर लिया है। आपके पास बुक होंगे, उसमें आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा एग्जाम के नज़दीक से वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इसमें आपके 4 वेद आते हैं, धर्म के बारे में कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल पढ़ लेंगे। सिंधु सभ्यता बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। वैदिक सभ्यता ज़रूरत नहीं है उतना, आप उसको छोड़ सकते हैं। महाजनपदों का उदय जो है, तो बिहार में जो है वो कितना जनपद था, क्या राजधानी थी और कहाँ उसका क्षेत्र था, ये आप पढ़ लेंगे। ठीक है, और सभी जनपदों की जानकारी यहाँ से भी आपको लेनी चाहिए, लेकिन जो बिहार में जनपद थे उसकी राजधानी और जो क्षेत्र था वो पूरी तरह से आपको याद होना चाहिए। जैन धर्म, बौद्ध धर्म तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शैव धर्म उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैष्णव धर्म को भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस्लाम धर्म जो है छोटा सा पार्ट है, पढ़ सकते हैं। ईसाई धर्म जो है छोटा सा पार्ट है, पढ़ सकते हैं। लेकिन बीपीएससी इससे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही कम ही पूछा करते हैं। फिर मगध राज्य का उत्कर्ष है, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, क्योंकि ये इसमें बिहार का ही पूरा हिस्ट्री है। तो आपको बहुत ही अच्छे से मगध राज्य का उत्कर्ष पढ़ना है। सिकंदर आप पढ़ना है आपको। ठीक है, मौर्य साम्राज्य बहुत ही अच्छे से पढ़ना है चूंकि ये बिहार का है। ब्राह्मण साम्राज्य बहुत अच्छे से पढ़ना है। भारत के यवन राज्य, शक, कुषाण, गुप्त साम्राज्य को बहुत अच्छे से पढ़ना है। पुष्यभूति वंश को बहुत अच्छे से नहीं लेकिन पढ़ना है। और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में आपको चोला जो है, चोला राजवंश, ये आपको, या चोल राजवंश जो बोलते हैं, वो चोल राजवंश को बहुत अच्छे से पढ़ना है। सीमावर्ती राजवंशों का जो अभ्युदय है, जिसमें छोटे छोटे जो साम्राज्य थे उनके राजवंशों के बारे में लिखा गया है, तो वहां से आप क्या कर लेंगे, 3 चीज़ें आपको पढ़नी होती है जो कि मैं आगे वीडियो में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला बात है प्राचीन भारत का, प्राचीन भारत के इतिहास। यहाँ जो है वेदों के बारे में लिखा हुआ है, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। खास करके आप ध्यान रखिए, खास करके आप ध्यान रखिएगा लुसेंट की बुक पढ़ते समय, जो ये बॉक्स में दिए रहते हैं ना, इन बॉक्स को कोशिश करना है कि आपको याद होने चाहिए। सभी बॉक्सेस आपको पूरी तरह से, ऐसा नहीं है कि एकदम मन में बैठा लेना है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर आपको होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में अगर ऑप्शन आपको दिखते हैं तो स्ट्राइक करनी चाहिए। और इसका क्या उपाय है, इसका उपाय यही है कि इस लुसेंट की बुक को भी जो है आपको कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको वर्ड टू वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इतना याद होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में ऑप्शन देखते समय ही आपको माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए।
तो वेद बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेद पुराण ये सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, किताब वाला, मेगास्थनीज वाला जो है, इसने कौन सी किताब लिखी थी, डायमेकेस जो है वो कौन सी किताब लिखी थी, किसका नरेश था, किसका राजदूत था, ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, बहुत अच्छे से पढ़नी है। जैसे कि 64th बीपीएससी में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी जो है, इस बुक के लेखक को कौन, मतलब इस बुक को किसने लिखा था। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पुस्तक के लेखक के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो मैंने ये आंसर जो है वो गलत किया था वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट ज़रूर पढ़ना है। चीनी लेखक है, तो चीनी लेखक का नाम तो याद होना चाहिए, प्लस इसका क्रमानुसार भी आपको याद होना चाहिए, कौन पहले आए थे कौन बाद में आए थे। तो ये चीनी लेखक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और अरबी लेखक भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये वाला पार्ट जो जो मैं इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए ये वाला बॉक्स वाला जो है ना आपका, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है कलिंग राज्य खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ वाला जो है रुद्र दामन से, ये दो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जो है ये समुद्रगुप्त वाला जो है, चूंकि ये बिहार का था इसलिए प्रयाग स्तंभ लेख है। पुलकेशिन टू जो है ये भी आपको है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो स्कंद गुप्त करके आता है, भित्री एवं जूनागढ़ अभियान अभिलेख, सॉरी। तो ये वाला जो भी बिहार का आपको दिख जाए ना उसको ज़रूर पढ़ लेना है आपको, ठीक है। तो ये वाला बॉक्स वाली चीज़ें आपको हमेशा पढ़ के रखना चाहिए। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल जो है, प्रागैतिहासिक काल जो है, इसमें से कुछ ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि आग के आविष्कार कब हुआ था, कृषि का आविष्कार कब हुआ था, और जो है मनुष्य ने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कहाँ पर हुआ था, है ना। सर्वप्रथम धातु कौन सी खोजी गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मोटा मोटी पता होने चाहिए। तो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन दो तीन क्वेश्चन आपको यहाँ से बन के चले आते हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता इतना इंपॉर्टेंट है ना कि दो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। तो इसको आपको यहाँ से तो कवर करना ही है, प्लस अगर आपको टाइम है तो आप ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास की आती है, उससे जो है सिंधु सभ्यता आप पढ़ सकते हैं। ये आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। डाउनलोड करके सिंधु सभ्यता को वहाँ से अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको सिंधु सभ्यता। तो ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास की इंटरनेट पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा इसको, है ना। तो सिंधु सभ्यता को अच्छे से करना है। वैदिक सभ्यता बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जो है इसको थोड़ा सा देखिए, नेगलेक्ट किसी चीज़ को नहीं करना है। आपको नहीं पता है कि बीपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है, मैं जो बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी एक कैंडिडेट ही हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ। तो आपको नेगलेक्ट किसी चीज़ को भी नहीं करना है, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होती है और कुछ चीज़ें कम इंपॉर्टेंट होती है। तो जो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है पेपर्स हैं, उसके अनुसार पे आपको खुद का आंकलन करना है और उसी के अनुसार आपको चीज़ों को करना है, चीज़ों को पढ़ना है। तो मैं भी उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। तो वैदिक सभ्यता उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब आता है महाजनपदों का उदय। तो यहाँ पर जो है ना आपको, कि बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत के 16 जनपदों में बटा हुआ था। ये बीपीएससी में पूछा हुआ स्टेटमेंट है। इसकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो है 16 जनपदों की जानकारी मिली गई थी, और जिसमें कि 3 जो था वो हमारा बिहार में था। तो कौन सा था, अंग था आपका, मगध था, और एक कौन सा था आपका, बज्जी था, ठीक है। तो इन लोगों की राजधानी आपको याद होनी चाहिए, कौन कौन सा क्षेत्र था वो याद होना चाहिए। प्लस कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि जो बिम्बिसार था, अजात शत्रु था, तो इन्होंने किस किस से लड़ाई की थी, तो कुछ कुछ चीज़ें वहाँ से लिंक करके बीपीएससी क्वेश्चन पूछ देती है। जैसे कि कौशल नरेश के साथ में अजात शत्रु का कुछ प्रॉब्लम था, जहाँ तक मुझे याद आ रही है, मैं हो सकता हूँ गलत भी हूँ। तो कौशल की राजधानी को भी आपको पढ़ लेना है। मल्ल था, मल्ल चूंकि जो है वो आपका बौद्ध धर्म से लिंक्ड है, तो देवरिया वाला है, तो ये वाला भी इसकी राजधानी को आपको इस तरह से याद कर लेना है। अवंती से भी कुछ क्वेश्चन थे, तो अवंती को देख लेना है ना। वत्स से भी कौशाम्बी, चूंकि कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास का नगर मिलता है, तो ये वाला देख लेना है। तो यहाँ से 16 जो है 16 जनपदों की अगर पॉसिबल है तो राजधानी याद कर लीजिएगा, क्षेत्र याद कर लीजिएगा। अगर पॉसिबल नहीं है तो जैसा कि मैंने बताया आपको, कौन, अगर पॉसिबल नहीं है तो जैसा कि मैंने बताया कि अंग, मगध जो है, काशी, वत्स, वज्जी, कौशल, अवंती, मल्ल, ठीक है,
एक आता है चेदी और एक आता है मत्स्य। तो ये सब जो है कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है जिसको कि आपको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। जैन धर्म बहुत अच्छे से करना है और इसके लिए भी जो है आप जो है वो ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास से इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, मैंने बताया है इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं इसको, या फिर कहीं और से यूट्यूब पे अगर कोई बता रहे हैं जैन धर्म के बारे में तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, क्योंकि जैन धर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आखिर ये बिहार में ही इस धर्म का जो है वो जन्म हुआ था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपको जैन धर्म पूरी तरह से रटा हुआ होना चाहिए, प्लस जो लूसेंट में चीज़ें दी हुई है उससे अगर एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मिलती है तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। देखिए ये जो बॉक्स है ना, इसमें से ऋषभ देव, ठीक है, उसके बाद जो अरेस्टी नेमी पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर आपका जो है महावीर पार्श्व, ये जो चारों आपको याद होने चाहिए। अब बाकी बचे इतना सारा, तो इसमें से देख लीजिएगा, है ना। देखना सभी को है, पढ़ना सिलेक्शन करके है, लेकिन देखना सभी को है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी भी जो जननी थी वो बिहार को ही कहा जा सकता है। और जो है यहाँ पर बिहार में ही जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी के बाद ये बौद्ध कहलाए थे। तो बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बिल्कुल हर एक बार पूछे जाते हैं, और इसमें जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड ना, उससे कहीं अधिक चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आपको जो है इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज की भी ज़रूरत है। तो अगेन ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास की जो बुक है वहाँ से चीज़ों को देख लेना है। तो वहाँ से भी जो है डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड उठा लिए जाते हैं। तो अगर आपके पास समय है तो उसको भी ज़रूर देखना है। अगर समय नहीं है तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको वहाँ से देख सकते हैं, और देखना भी चाहिए आपको, मैंने भी देखा था। शैव धर्म जो है वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है नहीं, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होगी नहीं। ठीक है, एक आपका ये वाला लाइन आता है आपका आजीवक वाला जो है, मखली पुत्र गोसाल की, तो ये वाला जो है आपको पढ़ना चाहिए। वैष्णव धर्म भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो नेगलेक्ट कर सकते हैं, है ना। वही चीज़ें हैं, यहाँ पर समय है आपके पास तो देख लीजिएगा, अदरवाइज इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस्लाम धर्म में जो है बस इसके संस्थापक को देख लीजिएगा, जन्म कहाँ पर हुआ था, मक्का कहाँ पर है ना। तो इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस्लाम धर्म से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। ईसाई धर्म से भी जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। आपका जो है वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, चूँकि वो बिहार से रिलेटेड है, क्योंकि वो बिहार से संबंधित है और बिहार का ही एग्ज़ाम है, इसलिए उस पे ज़्यादा फोकस रहता है बीपीएससी का। पारसी धर्म में जो ये बॉक्स दिया हुआ है ना, एनफ है, इसमें क्या पढ़ना है कि पारसी धर्म के पैगंबर ये कौन थे, जरथुस्त्र, है ना, वो थे। और इनका जो धार्मिक ग्रंथ था उसके बारे में भी आप देख लीजिएगा, उसको बोलते हैं जिंदा अवस्था। तो उसको बस ये बॉक्स को आप देख लीजिएगा। मगध राज्य का उत्कर्ष बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, और मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको भी आपको जो है ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास की बुक से आपको रेफर करके मिला करके पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो नोट बना सकते हैं तो नोट बना लीजिएगा दोनों चीज़ों को मिला करके। मौर्य साम्राज्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी चीज़ आपको बिहार से संबंधित मिले ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको, तो ज़रूर पढ़ना चाहिए और अच्छे से एकदम रटा हुआ होना चाहिए। हाँ देखिए, यहाँ पर जो है ये चीज़ें जो है ना, अशोक के प्रमुख शिलालेख और उसमें वर्णित विषय, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। जो चीज़ें आपको याद होती हैं, क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा, कौन कौन से अभिलेख पूछे जाते हैं, उसी को रिपीट कर लेना है। अगर याद होती है तो अच्छी बात है, नहीं याद होती तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सब क्वेश्चन तो नहीं बना सकते हैं ना, पीटी में टॉप तो करना नहीं है, सिलेक्शन लेना है आपको, तो हो जाएगा। बस इसमें मैं बताता हूँ, 13वां अभिलेख जो है ना वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 13वां अभिलेख चूंकि कलिंग युद्ध से है। स्तंभ वाले देखिए, तो स्तंभ वाले में रामपुरवा बिहार में पड़ता है, तो इसको पढ़ लेना है। लौरिया अरेराज पड़ता है बिहार में, लौरिया नंदनगढ़। तो ये स्तंभ वाले ज़्यादा नहीं है, 6 ही हैं, तो स्तंभ वाले भी आपको याद होने चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि मगध राज्य, मौर्य राज्य, इन सब से पूरी तरह से आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है आपको मेंस में भी काम देंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो यहाँ भी काम देगा, वहाँ भी काम देगा। और आखिर एक क्वेश्चन भी तो इम्पोर्टेंट है ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका एक क्वेश्चन के कारण भी सिलेक्शन रुक जाता है। तो जो भी जो संभावित चीज़ें अगर आप उसी को अच्छे से करके जाएंगे, जो गलती आप जो नहीं करनी चाहिए अगर वो आप नहीं करते हैं, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। लेकिन जैसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, अगर उसमें गलती कर देते हैं तो भैया आप अनलकी साबित हो सकते हैं, आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है ना। ब्राह्मण राज पढ़ना है आपको। भारत के यवन राज
तो ये वाला जो लाइन है ना, हिंदू, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, ये वाला देखिए क्रमश अनुसार जो है वो बीपीएससी पूछती है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह चीज़ों को अपने आप से डिराइव करके कौन पहले आया था, मगध में, मौर्य में, मगध में भी जो है कौन राजा का क्रमानुसार जो है कैसे था, मौर्य में भी कैसे था, तो ये सब आपको खुद से ही कर लेना है, ठीक है, खुद से ही करना है ये सब चीज़, और अच्छे से याद कर लेना, कंफ्यूज नहीं करना है कि अजात शत्रु के बाद कौन आया था, अजात शत्रु के पहले कौन आया था। इस तरह की चीज़ें आप कंफ्यूज करेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। शक के बाद पहलव आया था, पहलव के बाद शक आया था, अगर ऐसा कंफ्यूज करेंगे तो भैया प्रॉब्लम होगा, ठीक है। एंटिकस, सेल्यूकस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल्यूकस, क्योंकि जो मौर्य हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्हीं की बेटी से उनकी शादी हुई थी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और बीपीएससी में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन इससे। तो ये वाला जो है पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। शक देखिए, शक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट हो जाती है शक में, कि ये वाला 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा को, शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। और इसी उपलक्ष्य में जो है 58 ईस्वी पूर्व में जो है एक संवत शुरू किया गया था, जिसको बुलाया गया विक्रम संवत। तो ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट है, शक भी आपको कर लेना है, लेकिन ये लाइन स्पेशली आपको बहुत अच्छे से करना है। आपको कुषाण कर लीजिएगा, कुषाण में कनिष्का है, और कनिष्का तो आप समझते हैं क्या है, चौथी बौद्ध संगति इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। तो कनिष्का को आपको अच्छे से याद कर लेना है। मैं कनिष्का इसलिए बोल रहा हूँ, अंग्रेजी मीडियम था, कनिष्क होता है एक्चुअली में, ठीक है। और माफ़ कर दीजिएगा अगर कोई मैं फॉल्ट मतलब भूल जाता हूँ या गलत बोल देता हूँ तो, है ना, आप किताब पे पढ़िएगा उसको, क्योंकि मेरा भी छोड़ा हुआ बहुत दिन हो गया है ना, तो चीज़ें कन्फ्यूज हो जाती हैं मुझसे। और गुप्ता साम्राज्य देखिए, बिहार में गुप्ता साम्राज्य इतने अच्छे से करना है ना कि गुप्ता साम्राज्य आपसे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो आपको पहला हो गया मगध डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। और ओल्ड एनसीईआरटी से भी आपको मिला करके, या फिर और कोई सोर्स है आपके पास में, या घटना चक्र से ही है, तो वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। तो गुप्ता साम्राज्य को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए। खास करके देखिए इन सब में जो होता है ना, मौर्य, आपका मगध, गुप्ता, तो उन सब में आपको क्या करना चाहिए, जो भू राजस्व जो है ना, इसका बंटवारा, वहाँ की भूमि को कैसे कैसे डिवाइड किया गया था, उनकी जो शासन प्रणाली थी वो कैसी थी, आपको पढ़ने समय में लगेगा कि ये बोरिंग है, लेकिन बीपीएससी क्वेश्चन यहाँ से पूछती है, और यहीं से पूछती है। जैसे कि 63वीं बीपीएससी में आपको अपराहत पूछा गया था, तो यहाँ से उठा के पूछ दी थी क्वेश्चन को, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये वाला पूछा गया था कि भू राजस्व कुल उत्पादन का कितना भाग था गुप्ता साम्राज्य में। तो इस तरह से पूछे जाती है क्वेश्चन को। तो आपको ये वाला पार्ट बोरिंग लगेगा, लेकिन आपको तीनों डायनेस्टी गुप्ता, मगध, मौर्य पढ़ना है, चोला पढ़ना है, ठीक है, चोल जिसको बोलते हैं, चोल साम्राज्य, उसका भी पढ़ना है आपको। जब हम लोग मध्यकालीन पढ़ेंगे ना, तो मध्यकालीन में भी आपको जो भू राजस्व की उनकी जो नीति थी, कैसा शासन चलता था, कौन कौन मंत्री होते थे, क्या उनका नाम होता था, इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं करना है। बोरिंग लगेगा, लेकिन यही सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ गए। और आदमी जो है यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को बहुत ही बढ़िया से आपको देखना है। तो गुप्ता साम्राज्य को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। देखिए वर्धन साम्राज्य या पुष्यभूति वर्धन साम्राज्य है ना, तो वर्धन वंश में आपको पता ही हर्षवर्धन आते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर्षवर्धन कौन थे आपके, है ना, उसी के शासनकाल में हुएनसांग आया था, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नालंदा कहाँ पर, बिहार में है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्धन साम्राज्य को भी अच्छे से पढ़ना है, वर्धन साम्राज्य को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब आते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, पल्लव वंश, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें एक आता है बतापी कोड, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो है वो आपको पढ़ने होंगे, भले वो इम्पोर्टेंट नहीं हो। अब ऐसा नहीं है कि पिछली बार में नहीं पूछा गया तो नए बार में नहीं पूछ सकते हैं, है ना, लेकिन फोकस जो होगा आपके मेन में जो हाईलाइटेड चीज़ है उस पे करना है। तो पल्लव वंश को आपको पढ़ लेना है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, कोई भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, पढ़ना सभी को है, याद जो है वो सभी को करना है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए कीर्ता अर्जुनियम करके है, तो उसके लेखक भी पूछे जाते हैं कई बार, है ना। तो पल्लव वंश की राजधानी पूछी जाती है कई बार, संस्थापक पूछे जाते हैं, तो आपको नेगलेक्ट किसी भी चीज़ को नहीं करना है। तो पल्लव वंश को आपको पढ़ना है, राष्ट्रकूट को पढ़ना है, क्योंकि जो एलोरा मंदिर की जो गुफाएं थी, या एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो था, उसका जो निर्माण था राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था, और कृष्ण प्रथम ने जो है कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। राजधानी पूछी गई है कई बार, मानेकखेत इसकी राजधानी थी, है ना, संस्थापक पूछे गए थे। तो राष्ट्रकूट को भी आपको तो राष्ट्रकूट भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं।
चालुक्य वंश, चालुक्य वंश में जो है आपको बहुत सारे हैं यहाँ पर, तल्लप है, चालुक्य वंश, वातापी है, कल्याणी है। तो इम्पोर्टेंट होता है, इन सब चीज़ों को आपको अरेंज करके छोटे छोटे अगर पॉसिबल हो तो नोट्स बना लेना है और अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना है। अब देखिए चोला यानी चोल, तो सॉरी इंग्लिश मीडियम में तो बार बार चोला आ जाता है, चोला डायनेस्टी हम लोग पढ़ते थे। तो आपको हिंदी मीडियम में चोल साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी जो भूमि की प्रकार थी, तो भूमि के प्रकार भी आपको याद होनी चाहिए, इनकी शासन प्रणाली भी आपको याद होनी चाहिए। चोला में जो है वो नेवी बहुत स्ट्रांग थी, इनके ग्राम पंचायत के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और इनकी भी जो शासन थी व्यवस्था थी कि भूमि जो उपज था उसका 1/3 भाग जो है टैक्स के रूप में वसूला जाता था। तो ये भी आपको एकदम मतलब पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करना है कौन कौन सा साम्राज्य में, मगध में, मौर्य में, गुप्ता में, चोल में, इन सब में कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि इन सब चीज़ों की जो भूमि की जो दर थी ना, वो लगभग इतना ही हुआ करते थे, थोड़े बहुत अंतर हुआ करते थे। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज करेंगे रिजल्ट रुकेगा। ठीक है। अब देखिए यादव वंश, ज़रूरत नहीं है उसको। आपको इन सब जो बाकी जो वंश दिया गया है ना, तो इन सब चीज़ में क्या करना है कि आपको संस्थापक के नाम, है ना, उसका सबसे प्रतापी राजा कौन था और अंतिम राजा कौन था। जैसे कि यादव वंश में दिया गया स्थापना किसने की थी, सबसे प्रतापी राजा कौन था और अंतिम शासक कौन था। तो ये बस 3 चीज़ें ही आपको यादव, होयसल, कदम्ब, गंग वंश, काकतीय वंश, इन सब से जो है आपको याद होना चाहिए। फिर जो है पाल वंश आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धर्मपाल, देवपाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसी ने की थी, तो धर्मपाल ने। तो इन सब चीज़ों को बहुत ही, पाल वंश को मगध, मौर्य, गुप्ता, चोल के बाद जो है पाल वंश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो छोटा सा ही है, तो एकदम लाइन टू लाइन इसको जो है वर्ड टू वर्ड आपको याद होना चाहिए। सेन वंश जो था बंगाल का था और उस समय जो है हमारा लिंकेज था, है ना। तो इसलिए जो है इसको सेन वंश को भी आपको, इसकी राजधानी कौन थी, इसकी राजधानी क्या थी, इसके संस्थापक क्या थे, तो सेन वंश भी छोटा सा है तो इसको भी आपको याद कर लेना चाहिए। कश्मीर के राजवंश है, तो कश्मीर के राजवंश को आपको जो है यहाँ से पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे कि कश्मीर का अकबर किसको बोला जाता है। तो देखिए एक क्वेश्चन हमेशा पूछा था, कलहन, है ना, किसने लिखी थी, मतलब कलहन ने क्या लिखी थी, और राजतरंगिणी जो थी उसके लेखक कौन से हैं। फिर आपका ये कारकोट वंश किससे संबंधित है, ये पिछले बार या 65वें में पूछे गए थे क्वेश्चन। तो ये कश्मीर के राजवंश थे, बहुत सारे बिहार से कर दिए थे, है ना, क्योंकि बिहार के क्वेश्चन था तो सब समझ गए कि क्योंकि बिहार के क्वेश्चन था तो उन्होंने समझा कि बिहार से ही संबंधित होगा। तो ऐसा नहीं है, बीपीएससी भी आजकल स्मार्ट हो गई है। ठीक है, तो आपको भी थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। लोहार वंश है इसमें, उत्पल वंश है, तो कारकोट और लोहार वंश इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। ललितादित्य मुक्ता पिंड, तो ये जो है आपको कश्मीर राजवंश जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहने का मतलब ये हुआ। कामरूप का वर्मन वंश बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू है सब चीज़ें। गुर्जर प्रतिहार वंश, देखिए अब जो आते हैं छोटे छोटे राजवंश, तो इससे बीपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ दी थी कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो सबसे प्रतापशाली राजा था वो कौन था, तो मिहिर भोज था, है ना। तो यहाँ से भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ देती है, तो इन लोगों को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो इन लोगों को क्या करना है, संस्थापक, सबसे प्रतापी राजा और अंतिम राजा कौन था। ठीक है। गढ़वाल राजवंश, चौहान वंश, परमार वंश, इन सब में जो है आपको बस इतना ही पढ़ना है। प्लस आप एक रीडिंग डालिएगा, 2 रीडिंग डालिएगा, तो चीज़ें जो है आपके माइंड में अगर आपको याद पूरी तरह से नहीं भी है तो स्ट्राइक करेगी। तो देखिए यहीं पर जो है ना आपका पूरा का पूरा लुसेंट का जो एंशियंट पार्ट है वो खत्म हो जाता है। और छोटा वाला जो वर्जन है लुसेंट का, आजकल तो लंबा वाला आ गया है, तो इसमें कितने पेज है आपके, 32 पन्ना है ना। तो अगर मान लीजिए कि आप ओल्ड एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ते हैं, यूट्यूब की और वगैरह सब वीडियो नहीं भी देखते हैं, तो 32 पढ़ना, पढ़ने में आपको कितना देर लगेगा, मुश्किल से लगता है मुझे। अगर आपने फर्स्ट रीडिंग डाली हुई है, 2 रीडिंग डाली हुई है, तो रिवाइज करने में आपको मुश्किल से हमको लगता है 1 से 1.5 घंटे में आप जो है 32 पन्ना तो पढ़ ही सकते हैं, है ना। तो एग्ज़ाम के समय में ये सब चीज़ें काम आती हैं, टाइम मैनेजमेंट काम आता है, और जो भी पार्ट पढ़ेंगे ना उसको आप देख लेंगे कि आप कितना दिन में ख़त्म कर पाते हैं। मैं फर्स्ट रीडिंग की बात नहीं कर पा रहा हूँ, जब आप फैमिलियर हो जाएंगे चीज़ें से, चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी, तो कौन कौन सी चीज़ें कितने कितने दिनों में ख़त्म हो जाती है उसको आप टाइम लिमिट नोट कर लेंगे। और उसी अनुसार से, जैसा कि मैंने प्रीलिम्स के स्ट्रैटेजी जो कि मैंने पिछली वीडियो बताई थी कि क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए।
तो जो 1 महीना बचेगा ना, उसमें दिन के हिसाब से अपने आप को बाँट लेना है कि इतने दिन में मुझे ये खत्म करना है। तो एंशिएंट के लिए आपको डेढ़ घंटे 2 घंटे की ज़रूरत है, बहुत होगा तो 4 घंटे की ज़रूरत है, तो 4 घंटे में आप खत्म कर लेंगे, है ना? मेडिवल को जो है इसी तरह से 4 घंटे में 5 घंटे में खत्म कर लेंगे, तो 1 दिन में आपका 2 सब्जेक्ट खत्म हो रहा है, एंशिएंट और मेडिवल, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना? तो इस तरह से अपने आप को टाइम मैनेज करके चलना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मोटा-मोटा आइडिया लग गया होगा कि एंशिएंट जो हिस्ट्री है, उसको लुसेंट की किताब से कैसे कवर करना चाहिए। और इसके रिस्पॉन्स को देखते हुए आप अगर कमेंट में इसकी डिमांड और बढ़ती है कि सभी टॉपिक के बताइए, तो मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है? तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे सुनने के लिए, अपना समय देने